दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हेर फेर चल रही थी जिसमें से दुनिया के सबसे अमीर शख्स के नाम से काबिज इलॉन मस्क को हो रहे नुकसान के चलते माना जा रहा था कि वो जल्दी अपनी बादशाहत खो देंगे। और ऐसा ही हुआ क्योंकि साल 2022 में इलॉन मस्क की कुल संपत्ति $200 बिलियन से ज्यादा नीचे जा चुकी है। इसकी वजह से टेस्ला के शेयर 2 साल में अपने सबसे निचले लेवल पर आ गए। इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी टेस्ला मार्केट में कोरोना वायरस महामारी के बाद कई सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है। कंपनी चीन में कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन से जूझ रही है। बता दें कि टेस्ला के लिए चीन अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बाजार है। वहीं इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने और सीईओ बनने के बाद कंपनी ने अपने लगभग 60% एम्प्लॉइज को खो दिया है। इस तरह से लगातार घटते हुए नेटवर्थ के सिलसिले में बड़ा बदलाव हुआ है और फाइनली इस समय दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, जो कि फ्रांस के बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसके बारे में हो सकता है कि आपको बहुत कम पता हो। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के मुताबिक फ्रांसीसी व्यापारी बर्नार्ड अर्नोल्ट अपनी $180 अरब से ज्यादा की संपत्ति के दम पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। इस समय इलॉन मस्क की नेटवर्थ की बात करें तो वैसे तो तेजी से घट बढ़ रही है, लेकिन जिस टाइम ये वीडियो बन रही है उस समय उनकी नेटवर्थ $174 अरब रह गई है। उनके बाद भारत के गौतम अडानी है, चौथे और 5वें स्थान पर जेफ बेजोस और बिल गेट्स है। अब अगर आपको बर्नार्ड के बारे में बताएं तो एक फ्रेंच बिजनेसमैन है जो LVMH ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। इस ग्रुप के पास इस समय 70 से ज्यादा कंपनीज हैं जो दुनिया भर में लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचती हैं, जिसमें इनमें लग्जरी कपड़े और बैग्स बेचने वाली कंपनियां लुई वुइटन और फैंडी से लेकर मेकअप प्रोडक्ट बेचने वाली फैंटी ब्यूटी और वाइन बेचने वाली कंपनी डॉम पेरिग्रॉन जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये वो कंपनीज हैं जो दुनिया भर में सबसे महंगे लग्जरी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जानी जाती हैं। बर्नार्ड इससे पहले साल 2019 में लोगों के बीच काफी टॉपिक का डिस्कशन बने थे दोस्तों, जब उन्होंने फेमस अमेरिकन ज्वेलरी ब्रांड टिफनी को खरीदा था। उस वक्त उनकी टोटल नेटवर्थ 106.9 अरब अमेरिकी डॉलर्स थी, जो कि अब बढ़कर 180 अरब अमेरिकी डॉलर्स के पार चली गई है। अगर आपको बताएं तो ये पूरी लिस्ट जो सोर्स के जरिए दुनिया से आती है वो अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट, जिसमें बर्नार्ड ने टॉप तो किया है, लेकिन उसी मैगजीन में उनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया भर में मॉडर्न लग्जरी इंडस्ट्री के गॉडफादर हैं। क्योंकि आज लग्जरी और लेविश लाइफस्टाइल जीने वाले लोग अगर किसी ब्रांड का नाम अपने मुंह पर रखते हैं तो वो है लुई वुइटन। आज भारत से लेकर चीन और अमेरिका और अफ्रीकी शहरों में फ्रेंच कंपनी लुई वुइटन के साथ ही उनके अदर ब्रांड्स पहनने वाले लोग भर भर के मौजूद हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसी एक लग्जरी इंडस्ट्री को शुरू करने का बेसिक आइडिया भी किसी और का नहीं बल्कि बर्नार्ड का ही था। ऐसा कहा जाता है कि पिता ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस से पैसा कमाया, लेकिन बर्नार्ड ने शुरुआती उम्र में ही पहचान लिया था कि वेयरिंग एंड फैशन के प्रोडक्ट बनाने वाले परिवारों की कंपनियों को पेशेवर बनाकर उनकी बिखरी ताकत को एक ग्रुप में कंटेन किया जा सकता है। अगर आप देखें तो बर्नार्ड भले ही फ्रांस के बिजनेसमैन रहे हों, लेकिन उन्हें पता था कि अमेरिका उनके लिए बड़ा बाजार है, इसीलिए उन्होंने अमेरिका में अपने रिश्ते बनाए। इसीलिए तो अमेरिका में उनके ट्रम्प से काफी बेहतर संबंध रहे। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी के साथ उनकी करीबी पर बहुत बात की जाती है, और तो और दुनिया के तमाम नेताओं के साथ भी उनके काफी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जिसका फायदा उन्हें अपने बिजनेस में उतारा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि उन्हें अमेरिका की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई थी, इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस की दुनिया के ट्रिक्स उन्होंने अमेरिका से सीखे और उन्हें यूरोपियन बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई कर दिया। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि जिस दर्जे का पूंजीवाद अमेरिका में वैसा शायद ही किसी और देश में था, और यूरोपियन देश तो वैसे भी बहुत ज्यादा कॉलोनाइजेशन से खत्म हुए लोग थे। उन्हें नए दौर का बिजनेस उतना बेहतर समझ में भी नहीं आता था। यही कारण है कि बर्नार्ड ने सबसे पहले साल 1985 में फ्रेंच गवर्नमेंट से एक बैंकरप्ट टेक्सटाइल कंपनी बोसेक को खरीद लिया। फिर इस कंपनी के 9000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। इसके बाद द टर्मिनेटर नाम से मशहूर हो गए। इस कंपनी में पुराना फ्रेंच ब्रांड डियोर भी शामिल था। ये वही फ्रेंच ब्रांड था जिससे अमेरिका के बहुत सारे लोग यूज्ड टू थे। इसीलिए उन्होंने इसके एक डिपार्टमेंटल स्टोर को छोड़कर इस कंपनी के बाकी सारे एसेट्स को बेच दिया था। अब अगर इस तरह की खरीद फरोख्त से आपको किसी की याद आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ मस्क की है। लेकिन बर्नार्ड मस्क से अलग इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपना पूरा फोकस ही सिर्फ और सिर्फ फैशन सेगमेंट पर ही रखा था, जिस कारण देखते ही देखते महज 2 सालों में यानी 1987 तक कंपनी दोबारा मुनाफे में आ गई। और उसके बाद उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया, जिसने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। साल 1979 में उन्होंने LVMH ग्रुप का कुछ इस तरह हाई स्टाइल टेक ओवर किया था
दरअसल उन्होंने शुरुआत में जो टेक्सटाइल कंपनी की संपत्तियां बेची थी उसके पैसों से उन्होंने LVMH के कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिए, यानी कि इतना हिस्सा जिससे कि कंपनी में उनकी एंट्री हो गई। दरअसल LVMH की दो मुख्य कंपनियां थी, लुई वुइटन और मोएट हेनेसी, और इन दोनों का 1987 में मर्जर कर दिया गया। 1989 में बर्नार्ड LVMH में मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गए। तब से ही वो इस कंपनी के चेयरमैन और CEO हैं। उन एक में LVMH अब शैंपेन और वाइन से लेकर फैशन, लेदर गुड्स, घड़ियां, ज्वेलरी, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स बेचती है। दुनिया भर में इसके 5500 से ज्यादा स्टोर्स हैं, और इन स्टोर्स को अगर आप देखेंगे तो आपको अलग ही एक्सपीरियंस करवाएंगे, क्योंकि बर्नार्ड ने अपनी कंपनी की दुकानों को मॉडर्न शॉपिंग स्टोर की शक्ल दी जो अपनी आबो हवा में यूरोपीय इतिहास और विरासत समेटे थे। इसके अलावा फैशन की दुनिया में बने रहने के लिए उनका एक और बेहतर फैसला साबित हुआ जब उन्होंने इन ब्रांड्स के साथ यंग फैशन डिजाइनर्स को जोड़ा, जिससे ये ब्रांड एकाएक युवाओं के बीच पॉपुलर हो गए। इस तरह इस ग्रुप के लग्जरी पर्स, बेल्ट और शर्ट पहनने ओढ़ने के सामानों से आगे बढ़कर कल्चरल करेंसी में तब्दील हो गए। इसलिए उन्होंने कभी किसी शख्स को ब्रांड से ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसके लिए कोई इन्हें जीनियस तो कोई इन्हें क्रिएटिव, लोगों को एक्सप्लॉइट करने वाला कहता है। बर्नार्ड के बारे में खास बात यह भी है कि वो किसी भी घाटा उठाती फर्म को खरीद कर उसमें तब तक इन्वेस्ट करते हैं जब तक वो अपने दम पर पैसा पैदा करने लायक नहीं हो जाता। इन सब के बावजूद आप बर्नार्ड को एक बिजनेसमैन के अलावा ज्यादा नहीं जान सकते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज्यादा लोगों से छिपी हुई है। लेकिन जो कुछ पता है उसके मुताबिक 6 फीट लंबे 73 साल के बर्नार्ड को टेनिस खेलना, पियानो बजाना सबसे ज्यादा पसंद है। इसीलिए उन्होंने एक बार कहा था कि वो अपनी कंपनी को दुनिया में नंबर 1 कंपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी और कॉन्सर्ट पियानिस्ट नहीं बन सके। वो ये दोनों काम भी काफी सीरियसनेस से करते हैं, लेकिन उसमें नंबर 1 नहीं है। इसके अलावा आर्टिस्टिक चीजें खरीदने के शौकीन बर्नार्ड को उनकी प्राइवेसी के लिए सेंसिटिव शख्स के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए वो दुनिया भर में अपनी आवाजाही से जुड़ी जानकारी को पब्लिक होने से बचाने के लिए उन्होंने अपना प्राइवेट जेट बेच दिया था। खैर, अगर इस समय उनकी कंपनी LVMH ग्रुप की मार्केट वैल्यू को देखें तो वो 365.7 अरब डॉलर्स, जो कि यूरोप में सबसे ज्यादा है। पिछले साल इस समूह ने CEO के पद के लिए तय अधिकतम उम्र सीमा को खत्म कर दिया है। इसके बाद अर्नोल्ड 80 वर्ष की उम्र तक इस ग्रुप को लीड कर सकते हैं। ये इस बात की ओर भी इशारा कर रहा था कि एक लंबे समय तक अपनी कंपनी का लीडरशिप अपने हाथों में ही रखना चाहते हैं। अब अगर जाते जाते आपको ये बताएं कि बर्नार्ड को नंबर 1 बनाने में किसका हाथ है, तो वो कोई और नहीं बल्कि इलॉन मस्क की खराब किस्मत है, क्योंकि इससे पहले 7 दिसंबर को मस्क कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर शख्स के पायदान से नीचे आ गए थे। ऐसा उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयर प्राइस में गिरावट के चलते हुआ था, क्योंकि इसके साथ ही टेस्ला में मस्क की हिस्सेदारी की वैल्यू भी नीचे आ गई। इसके अलावा एक फर्क इससे पड़ा था कि मस्क ने ट्विटर को खरीदने में 44 अरब डॉलर्स लगाए थे। इससे पहले 9 नवंबर को मस्क की दौलत 200 अरब डॉलर्स के नीचे तब आई जब निवेशकों ने टेस्ला के शेयर बेचना शुरू कर दिए। निवेशकों को तब ये फिक्र सताने लगी थी कि मस्क टेस्ला के बजाय ट्विटर में ज्यादा मसरूफियत दिखा रहे हैं। मस्क की दौलत मुख्य रूप से टेस्ला के शेयर प्राइस पर टिकी है। टेस्ला के अलावा मस्क के पास रॉकेट कंपनी SpaceX और स्टार्टअप न्यूरालिंक भी है। लेकिन हम आपको बता दें कि पॉसिबल है कि जब तक ये वीडियो रिलीज हो मस्क फिर से नंबर 1 ना बन जाए। लेकिन ये वीडियो नंबर 1 बनने की रेस पर नहीं है, बल्कि बर्नार्ड की कहानी पर है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।